यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मोइजिन अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है। मोइजिन लू ज़ेंग की तरफ आ रही होती है और फिर एकदम से बड़ी स्पीड से मूव करती है और अरेना से गायब हो जाती है। वो अरेना में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। लू ज़ेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। फिर वो एकदम से लू ज़ेंग के सामने आ जाती है और अपने कांटे से लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लू ज़ेंग बचने के लिए अपना बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और एक स्पेयर टाइप क्रिएट कर देता है अपने स्वॉर्ड इंटेंट से। मोइजिन फिर भी कंटिन्यूसली उस स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ अटैक की जा रही होती है और उसे तोड़ देती है। फिर वो दोबारा लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लू ज़ेंग भी अपना रेड कलर का ऑरा रिलीज करता है, पर मोइजिन का अटैक ज्यादा खतरनाक होता है और वो लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बचने के लिए अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और पीछे की तरफ जंप करता है, पर जंप करते करते मोइजिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। लू ज़ेंग अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। मोइजिन बोल रही होती, मैं ऐसे तो तुम्हारे शरीर में सिर्फ 2 ही छेद करना चाहती थी, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर में 10 छेद करूंगी। लू ज़ेंग बोल रहा है, तो अच्छा ऐसा करोगे तुम? हंसते हुए बोल रहा था लू ज़ेंग ऐसा। तो मोइजिन बोल रही होती कि अगर तुम हंसते रहोगे ऐसा तो मैं हर बार होल्स को इंक्रीज करती रहूंगी, तुम सरेंडर कर दो चुपचाप। अब जो तुमने पहले हंसा था उसके लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं 11 छेद करूंगी। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी काउंट कर रही हो। फिर वो बोलती है 12। लू ज़ेंग हंसता और बोलता है कि अगर तुम मेरे शरीर में छेद करना चाहती तो आओ मेरी तरफ, तुम मेरे शरीर में तभी छेद कर पाओगी अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगी कि नहीं। पैट्रियाच भी इसको देख रहा होता है और एल्डर जू भी सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग क्या बोल रहा है, ये तो अभी इसको चोट लगी थी। तो डिस्पस बोल रहे थे कि लू ज़ेंग पागल हो गया क्या? उस लास्ट हिस्से जो कि मोइजिन ने उसकी तरफ किया था, उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड तो निकाली है पर वो सिंपल बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज कर रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा तो ये तो बड़ी ज्यादा बातचीत का टॉपिक बनेगा अगर ये बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज करेगा ऑल पीक कंपटीशन में। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग ने सिर्फ अभी लर्न किया है स्वॉर्ड को और वो ऊपर से अभी स्वॉर्ड को सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है। तो जिउजांग पीक में जो बैटिंग सेंटर होता है वहां पे बैठे होते हैं कुछ डिस्पल्स और जाओ बोल रहा होता है कि ये बंदे तो अभी बड़ा ज्यादा शॉक्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो टियानमेन के साथ डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि लू ज़ेंग क्या कर रहा है, क्या ये ग्रीन फिनिक्स बॉडी से सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड स्किल से फाइट करना चाहता है? तो वो टियानमेन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लू ज़ेंग है वो अपनी जो स्किल्स है स्वॉर्ड स्किल्स को उनको ऐसे इंटेंशनली बेसिक दिखा रहा है सभी को। तो वो टियानमेन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर हुआ, ये जोक अच्छा था, अगर इसने बेसिक स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह से मास्टर किया है पर वो फिर भी इतनी ज्यादा यूज में नहीं होंगी इसकी इस मैच में। जूनियर ब्रदर हुआ तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो वो टियानमेन बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो मैं बस सोच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत सस्पिशन है इसके लिए। फिर लू ज़ेंग एक सिंपल सी स्ट्राइक करता है स्वॉर्ड की, तो वो इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है बिना कोई फ्लो की कि सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। और वो टियानमेन भी बोल रहा होता है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्लाइस नहीं थी जो उसने अभी की है। तो वो टियानमेन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है। मोइजिन भी अटैक कर रही होती है उसकी तरफ। मोइजिन बड़ी मुश्किल से डॉज करती है उस अटैक को और फिर बोल रही होती है कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक का कंट्रोल है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो पर फिर भी तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। फिर वो अपने हाथ पे अपने ओरा को ला रही होती है और फिर ग्रीन फिनिक्स क्लो को फॉर्म कर लेती है। वो अपने क्लो से लू ज़ेंग की स्वॉर्ड की तरफ अटैक कर रही होती है। लू ज़ेंग की स्वॉर्ड और मोइजिन की क्लो की वजह से जो क्लैश होता है उससे इतनी ज्यादा नॉइस होती है रिलीज की, जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेरे ईयर्स तो ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाले हैं, मेरे को बड़ा ज्यादा दर्द हो रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो चक्कर आने लगा है, मेरे को तो उल्टी करने का मन कर रहा है। वो क्लैश बड़ी देर तक चल रहा होता है। लू ज़ेंग देख रहा होता है उसकी तरफ बड़े ध्यान से। वो जो मोइजिन का क्लो होता है वो टूटने लग पड़ता है। लू ज़ेंग अपनी फुल फोर्स को लगा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो टूट रहा है, लू ज़ेंग की स्वॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू ज़ेंग जो वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ज्यादा डेंजरस थी और ऊपर से मोइजिन सिर्फ अपनी क्लो को यूज कर रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या तुम इतने ज्यादा श्योर हो कि लू ज़ेंग सिर्फ अपने वेपन की वजह से जीत रहा है? तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लू ज़ेंग सिर्फ स्काई रेलम सेकंड लेयर में है और जो मोइजिन है वो अभी से सेलेस्टियल रेलम में है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? फिर लू ज़ेंग फिर से एक स्लाइस करता है अपवर्ड। तो जो पैट्रियाच होता है वो बोल रहा था कि ये जो लू ज़ेंग का मूव है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एल्डर जू भी बोल रहा होता है कि अपनी टेक्निक से जीत सकता है पर इनके बीच में जो कल्टीवेशन का डिफरेंस है वो बड़ा ज्यादा है। मोइजिन बोल रही होती है कि मैं नहीं हारूंगी तुमसे किसी भी कीमत पे। पीटियान याओ जोर से बोलता है कि मत करो सिस्टर मो उसको। फिर वो बोलता है ब्रदर लू ज़ेंग ये अपनी जो फिनिक्स कोर को वो इग्नाइट करने लगी है, अगर ये ऐसा करेगी तो इसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा खतरे में आ जाएगी, ये इसके लिए बड़ा ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको स्टॉप कर दो। तो लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसकी गर्दन
गर्दन के पास रख देता है एक ही स्विंग में। लूजेंग बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे एसेंस को इग्नाइट करने से क्या होगा और उसका क्या मतलब है, और मैं चिंता भी नहीं करता हूँ तुम्हारी जिंदगी की, पर अगर तुम इससे स्ट्रॉन्ग बन सकती हो तो मैं तुम्हें नेचुरली नहीं करने दूंगा ये चीज। अगर तुम एक भी स्टेप और हिलोगी तो तुम मारे जाओगी। लूजेंग ने जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी गर्दन पे रखी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। लूजेंग थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखा रहा होता है उसे। लूजेंग पूरी तरह से डरा रहा होता है उसे। मोयुजिन सोच रहे होते क्या मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। पीटियानियाओ भी सोच रहा होता है कि लूजेंग ऐसे नहीं मारेगा इसे। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी कि इसने डराने के लिए ऐसा किया उसको, ताकि वो अपनी एसेंस को इग्नाइट ना कर पाए। वो रोने लग पड़ती है वहां पे। लूजेंग बोलता तुम रो रही है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सरेंडर करने का। वो बड़ी ज्यादा रो रही होती है। लूजेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है उसे देख के, और फिर वो रोते हुए बोलती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग यहाँ पे जीतता है। लूजेंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और जो पीटियानियाओ होता है वो उसके सिर पे हाथ रख देता है, पर जो मोयुजिन होती है वो उसका हाथ हटा देती है और एक साइड में कोने में बैठ जाती है। पीटियानियाओ बोलते हैं कि शुक्रिया लूजेंग। लूजेंग भी स्माइल करता है फिर उसकी तरफ देख के। लूजेंग एरेना से उतर आता है और बाकी डिस्पल्स के पास आ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर वैन के पास आ रहा होता है। इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि लूजेंग का एक डिसिपल टॉप 100 में आए। मैं अपनी सारी होप को हार चुका था जब जू यून हार गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूजेंग इस फीट को पा पाएगा। वो सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा बुरा है। जो सूलिंग है वो यहाँ पे अभी होती तो बड़ी ज्यादा खुश होती, पर उसको अभी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर उसने अपने प्राइज डिसिपल को ऐसा करते हुए देखा होता ना तो मुझे बड़ी ज्यादा हैरानी हो रही है उसको कैसा लग रहा होता। फिर लूजेंग इंस्ट्रक्टर वैन के पास आता है और उसे आवाज डाल रहा होता है। फिर इंस्ट्रक्टर वैन लूजेंग की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि लूजेंग पक्का ही जो है सूलिंग यून की हेल्प कर सकता है। अगर ये ऐसा करते रहेगा तो मुझे पता है क्लाउड पेविलियन में एंटर कर सकता है। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस कंपटीशन के बाद। तो डिस्पल्स बात कर रहे हो तो जो राउंड रॉबिन मैच है वो यहाँ पे एंड होता है और ऐसा लग रहा है जो टॉप 5 है वो है लूजेंग, हुआ टानमिंग, पीटियानियाओ, वांग यून एंड मोयुजिन। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जो मोयुजिन है उसने बड़ा ज्यादा सीरियस मेंटल ट्रॉमा को पाया है और ऐसा लग रहा है वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। उसे बड़ा ज्यादा बुरा लगा लूजेंग से हार के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है सरप्राइजिंग नहीं है कि पीटियानियाओ और वांग यून टॉप में है। तो एक डिस्पल बोलता है कि तुम भूल चुके क्या ली फेंग के बारे में। अगर उसने फाइट की होती तो वो सभी को एक रैंक से नीचे गिरा देता अगर वो अपने ट्रेनिंग से बाहर आ जाता इस टाइम। तो फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है को डिस्पल वांग यून वर्सेस लूजेंग। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो फाइनली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं अब। तो फिर वांग यून और लूजेंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वांग यून वही है जो क्यूंगिन सेक्ट का को डिसिपल है सेलेस्टियल रेलम में और लूजेंग ड्रिजल पीक का स्काई रेलम सेकंड लेयर में। वांग यून बोलते कि जैसा होना है वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता और तुम इससे भाग भी नहीं सकते अब। लूजेंग बोलता अच्छा कौन भाग रहा है यहाँ से। वांग यून बोलते कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बड़े ज्यादा डरते हो मुझसे फाइट करने के लिए। लूजेंग बोलता है डरता हूँ मैं, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करोगे और स्काई रेलम पे लाओगे मुझसे फाइट करने के लिए, मैं क्यों डरूंगा तुमसे। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे हाँ मैं ये रिमेम्बर करता हूँ वांग यून ने ऐसा बोला था। तो एक डिस्पल बोल रहा था वांग यून जो है उसने कुछ ज्यादा बकवास कर दी थी उस टाइम पे, मुझे भी लग रहा है अब। फिर एक डिस्पल बोल रहा होता है लूजेंग ने मना नहीं कर दिया था क्या इस ऑफर के लिए, अभी इसको दोबारा क्यों ला रहा है। वांग यून सोच रहे थे कि लूजेंग खुद ही मेरे को थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वांग यून बोलते कि मैंने ये ऑफर तुम्हें दिया था पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया है। लूजेंग बोलता हाँ ऑफ कोर्स मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ चाहे तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करो या ना करो। वांग यून बोलता है बड़े गुस्से से कि तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा तीखी जुबान है, वो भी एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने भी तुम ऐसी बकवास कर सकते हो। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है पूरी तरह से और उसे रेड कलर का ओरा सराउंड कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जुबान ही है लूजेंग। फिर लूजेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वांग यून बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। लूजेंग अपने फैंटम्स को भेजते हुए बोल रहा होता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वांग यून बोल रहा होता है कि अगर तुम उसे अभी नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे पास चांस नहीं होगा उसे यूज करने का दोबारा। वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। लूजेंग देख रहा होता है उसे और अपने फैंटम्स को उसकी तरफ भेज रहा होता है। वांग यून और डिमोनिक गॉड फैंटम्स का क्लैश होता है और वांग यून थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाता है। वांग यून बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम इतनी ज्यादा अभी से मेहनत कर रहे हो, चलो देखता हूँ मैं तुम्हें इसे कैसे ब्लॉक करोगे। फिर वो अपने आर्मर को फिर से अपग्रेड करता है और जो उसके आर्मर पे सिंग आ जाते हैं उसके सिर के पास और फिर वो फिर से चार्ज करके डिमोनिक गॉड फैंटम्स को मार रहा होता है और वो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो वहाँ पे तबाह हो जा रहे होते हैं। जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम इन छोटी सी ट्रिक से मुझे हरा सकते हो। और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते, पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो दोबारा उसके सामने आ जाते हैं। लूजेंग हंसता है और बोलता है कि तुमने मेरे को लगता है कि मेरी फाइट्स को नहीं देखा है। वांग यून थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था जो
जो वांग यून होता है वो लूजेंग की डिमोनिक गॉड फैंटम से नहीं जीत पा रहा होता तो वो अपने आर्मर को अपग्रेड करता है और उनकी तरफ अटैक करने लगता है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर देता है पर लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को फिर से उसके आगे खड़ा कर देता है। तो चैप्टर नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि 30 मिनट हो चुकी है पर वांग यून जो है वो अभी भी सिंपल ही अटैक्स किए जा रहा है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग यून की अकेली स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसे गुस्से से लड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग यून तो कब से शैडो क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पर जो लूजेंग है वो ऐसे बैठा हुआ और रिलैक्स कर रहा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वांग यून को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वांग यून अटैक करने के लिए आ रहा होता है लूजेंग के सामने पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो फिर से उसके रास्ते में आ जाते हैं। लूजेंग बोलता है चलो तुम फाइनली यहाँ पे आ तो गए हो। जो वांग यून होता है वो बड़ी स्पीड से डिमोनिक गॉड फैंटम के पास से निकल के लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लूजेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है अटैक करने के लिए। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते कि लूजेंग प्लान कर रहे हैं वांग यून के सामने लड़ने का। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो वांग यून है वो बड़ी आसानी से किसी भी ओपोनेंट को दबा सकता है क्योंकि उसका जो व्हाइट स्केलेटल आर्मर है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। इस लूजेंग के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि वो उसको हेड ऑन फाइट कर रहा है उसके साथ। वांग यून उसकी तरफ आ रहा होता है, लूजेंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लूजेंग अपने सारे जो ड्रैगन स्किल्स है उनकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वांग यून बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा पीसीज में। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश होता है और जो वांग यून होता है वो पीछे जाके गिरता है। लूजेंग थोड़ा सा पीछे हुआ होता है पर इतना भी ज्यादा नहीं, पर जो वांग यून होता है वो इतने ज्यादा पीछे जाके गिरता है कि वो बैरियर को फाड़ के पीछे निकल जाता है और पीछे डिस्पेल्स को भी उड़ाता जा रहा होता है। पर हुआ टैनमिंग और उसके साथ जो डिस्पेल होता है वो वांग यून को रोक लेते हैं। उस क्लैश की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो बैरियर है वो भी कुछ नहीं कर पाया और साथ में उसने कई डिस्पेल्स को भी इंजर कर दिया। तो जो हुआ टैनमिंग के साथ डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर ये यहाँ से उड़ के दूसरे पीक्स में चला गया होता तो इसने बड़े ज्यादा डिस्पेल्स को मार दिया होता। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा अजीब बात है, लूजेंग की बॉडी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल लेवल में कैसे पहुंच सकती है। वांग यून सोच रहा होता है कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा डेंजरस बंदा है, वो मेरे को मेरी स्पेशलिटी में हराना चाहता है, जो मेरी स्पेशलिटी वो पावर और मुझे वो पावर से हराना चाहता है। वो अरेना में एंटर कर जाता है और लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। लूजेंग बोलता क्या हुआ, तुम दोबारा मेरे साथ खेलना चाहते हो, मैं तो पूरा दिन तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वांग यून बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमसे फाइट करने के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। लूजेंग बोलता तुम ऐसा भी बोल सकते हो, तो बड़ा ज्यादा इमेच्योर लग रहा है मुझे। वांग यून बोलता हाँ मैं थोड़ा सा इमेच्योर हूँ। फिर वो अपने हैंड में अपने वेपन को ले आता है जो कि एक रेड कलर के ओरा से निकल के आता है। वो बोलता है कि तुमने सारे राइट्स को अर्न कर लिया है अब मेरी असली ताकत को टेस्ट करने के लिए, पर तुम इसे पक्का बड़ा ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसका वेपन बोन से बना होता है किसी चीज की और वो बोलता है कि ये स्पीयर जो है ये एक ड्रैगन की बैकबोन से बना है। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम पहले इंसान होगे जो मेरी पावर्स को टेस्ट करोगे। इन बातों को सुनकर थोड़े डिस्पेल्स भी हैरान हो जाते। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि इस वेपन की पावर जो है वो ट्रू ड्रैगन से बड़ी ज्यादा कमजोर होगी और इवन मोयू जिनकी जो ग्रीन फिनिक्स बॉडी है उससे भी कम पावरफुल है। जोइन बोल रहा होता है कि वांग यून के पास इसकी पावर का टोटल कंट्रोल है। लूजेंग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि जो उसके शरीर में कॉल्ड्रन होता है वो शेक कर रहा होता है। लूजेंग बोलता है क्या ये जो स्पेयर है ये ड्रैगन की बैकबोन से बना हुआ है, वो कॉल्ड्रन बड़ा सा शेक। लूजेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता था, मुझे पता है गाइस। वो वेल ड्रैगन्स को बोल रहा होता है ऐसा। चाहे उस टाइम का सीन ले लो जब वहां पे डिवाइन लाइब्रेरी में मैंने टेक्निक को पिक किया था, चाहे जो इमोर्टल पैलेस में मैंने गोस्ट से फाइट की थी, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं इस बार तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा इस ड्रैगन स्पेयर को एब्जॉर्ब और खाने के लिए। पर लूजेंग फिर सोचता है कि मैं इस स्पेयर को डिवावर कैसे करूंगा बिना किसी को शक डलवाए हुए। वांग यून हंस रहा होता है। फिर जो उसका स्पेयर होता है ड्रैगन की बैकबोन का वो उसे हवा में उठाता है और उससे रेड कलर का ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है ड्रैगन माइट। वांग यून बोलता है कि जो ड्रैगन की माइट होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जन्म से ही। जितने भी क्रिएचर है इस दुनिया में वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं है और उन्हें ड्रैगन के सामने झुकना ही पड़ता है। तो इसलिए लूजेंग तुम मेरे सामने झुक के नहीं जाते। फिर वो अपने स्पेयर को नीचे धरती में फोड़ता है जिसकी वजह से इतनी खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है कि जो डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो शॉक वेव आसपास के सभी डिस्पल्स को अफेक्ट कर रही होती है। पैट्रियस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरप्राइजेस तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये कंपटीशन तो बड़े ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। एल्डरजू बोलता है कि ये वैसे मैंने तुम्हें जैसे 3 साल पहले बोला था कि वांग यून जो है वो बड़ा ज्यादा लकी है। तो पैट्रियस बोलते पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लूजेंग है वो ज्यादा लकी है और ज्यादा सक्सेसफुल होगा वांग यून के मुकाबले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। तो जो रेफरी होता है वो उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है और जो सभी डिस्पल्स होते हैं उनको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की। तो डिस्पल्स बोल रहे होते कि मुझे बड़ा ज्यादा गर्म सा लग रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। लूजेंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो एक डिस्पल बोल रहे थे कि लूजेंग की कैसी हालत है। जो लूजेंग होता है वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और पूरा जोर लगा रहा होता है खड़े होने के लिए।
वांग युन होता है कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है, पर चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। फिर वो दोबारा अपने स्पेयर को धरती में फोड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने पड़ेगा। और जो प्रेशर होता है लूजेंग के ऊपर वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो दोबारा अपने स्पेयर को फोड़ रहा होता है और लूजेंग की जो हालत होती है वो खराब हो रही होती है। लूजेंग जो होता है वो थोड़ा सा नीला पड़ गया होता है प्रेशर की वजह से। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ये जो 3 रोड्स इसने अभी अभी की वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पिछली वन से। बस जैसे जैसे नेक्स्ट करता जा रहा है मतलब रोर को क्रिएट करता जा रहा है तो वो पिछली वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि वांग युन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू ने अपनी पूरी कोशिश की है इस रोर को ब्लॉक करने के लिए, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी नीज कांप रही है। तो पीटियान यहाँ बैठा होता है, वो स्माइल करता है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उससे कुछ भी नहीं हो रहा है उस रोड से। वेल एक्चुअली हुआ भी नहीं होता, ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो टियानमिंग भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, उसके भी थोड़े बहुत हाथ कांप रहे होते हैं, पर वो सांस लेता है गहरी और फिर ठीक हो जाता है। लूजेंग के ऊपर मेन फोकस होता है उस रोर का और उसके मुंह से खून निकल आता है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे होते हैं कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो मेंटल अटैक्स होते हैं वो सिर्फ दिमाग पे असर करते हैं पर बॉडी को नहीं करते हैं। तो जू यून बोलते हैं कि ध्यान से देखो, जो लूजेंग है उसने अपनी जुबान को काटा हुआ है ताकि वो जाग सके और बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसके मुंह से खून निकल रहा है। लूजेंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुम इतने भी ज्यादा वर्दी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। लूजेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लूजेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वांग युन बोलता है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, पर तुम्हारा जो माइंड है उसने बड़ी ज्यादा हैवी इंजरी ली हुई है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा कोई पावरफुल सा तो तुम मर जाओगे, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते क्या कह रहे हो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ताकि तुम मुझे सरेंडर करने के लिए चांस दे रहे हो। वांग युन बोलता है हाँ, अब तुम्हें जल्दी से जो मैंने तुम्हें ऑप्शन दी है उसे चूज कर लेना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। लूजेंग बोलते मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें थोड़े घमंडी बना सकती है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले काफी नहीं है मुझे डिफीट करने के लिए। वांग युन देख रहा होता है तो लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है। वांग युन बोलता है अच्छा तुम ऐसा चाहते तो मुझे ब्लेम मत करना। फिर लूजेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को वांग युन की तरफ भेज रहा होता है। वांग युन अपने स्पेयर से सिंपल से स्लाइस करता है और जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर जो फैंटम्स होते हैं उनकी बस से जो ब्लैक कलर की इंक जैसी मिस्ट होती है वो उसे घेर लेती है। वांग युन सोच रहा था कि अब ये क्या करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्पल्स होते हैं क्लाउड क्यों नहीं गायब हो रहे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है लूजेंग ने पर्पसली किया हुआ है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लूजेंग क्या सोच रहा होगा, हम इस डुअल को कैसे देख पाएंगे अगर ये एनर्जी सामने आ जाएगी हमारी आंखों के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, कंपटीशन जो होते हैं वो कंपटीशन ही होते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं होती है दूसरों को देखने के लिए। तो एक बोल रहा था कि लूजेंग ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उसके पास पक्का ही कोई ना कोई ट्रिक होगी इसको हराने के लिए। वांग युन जो होता है उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता अपने आसपास। वांग युन अपनी इनिशिएट एनर्जी को उस मिस्ट में भेज देता है और वो बोल रहा था कि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो डिमोनिक एनर्जी है वो किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो जो वांग युन ने अपनी एनर्जी छोड़ी होती है वो लूजेंग अपनी मिस्ट से उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। वांग युन बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपनी डिमोनिक एनर्जी से, पर मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करोगे वो बेकार है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो मेरे सामने। फिर हमें लूजेंग दिखाया जाता है, उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि अब कोई नहीं देख सकता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वांग युन अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है, वो अटैक कर देता है ड्रैगन्स हाउलिंग स्पाइक और एक खतरनाक सी थ्रस्ट लूजेंग की तरफ कर देता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और बहुत खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लूजेंग तो पक्का खत्म हो जाएगा अब। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ, जीतना तो बड़े ज्यादा मुश्किल और आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लूजेंग को पक्का बहुत ज्यादा शौक लगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, ये बड़ी ज्यादा शेम की बात है। इतना ज्यादा टाइम हो गया कि जो ड्रिजल पीक था उसके पास इतना ज्यादा अच्छा डिस्पल आएगा। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ ये शेम की बात है, इतना ज्यादा टाइम हो गया था ड्रिजल पीक के पास, इतनी ज्यादा टाइम के बाद एक गिफ्टेड डिस्पल आया था। इंस्ट्रक्टर वैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जोइन बोल रहे थे कि टीचर वैन इनकी बातें मत सुनो, जो लूजेंग है वो हमेशा मिरेकल्स को क्रिएट करता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल तो सकते हो, पर अभी जो हो रहा है उसको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो जोइन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि लूजेंग अभी एक और मिरेकल को क्रिएट कर सकता है। उस स्मोक में से इतनी खतरनाक सी वाइब्रेशन और एक्सप्लोजन और नॉइस आ रही होती है कि जो रेफरी होता है वो भी बेहोश हो जाता है वहां पे। एल्डर जो सोच रहा होता है ये सही नहीं है, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा डिस्पल्स की सेफ्टी को। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है और जो बैरियर होता है उसे रिपेयर कर रहा होता है बार बार, पर फिर भी उससे कुछ असर नहीं हो रहा होता। जो डिस्पल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं दर्द से, वो बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा दर्द मैंने कभी नहीं सहा है। वो टियानमी के साथ जो डिस्पल होता है जो कि टॉप 3 में होता है उसके साथ उसके भी थोड़े पसीने छूट जाते हैं। पीटियान अपने बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन अटैक को यूज करता है और अपने अराउंड शील्ड क्रिएट कर लेता है। हुआ टियानमिंग भी थोड़ी सी मुश्किल में होता है, वो अपने स्वॉर्ड
ओडिन 10 से खुद को शील्ड कर रहा होता है। फिर जो पैट्रियार्च होता है वो भी अपने थ्रोन से उतर के नीचे आ जाता है और एल्डर जू के पास। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि ये क्या था अभी, ये जो ड्रैगन रोर थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। एल्डर जू बोल रहा था ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ड्रैगन स्पेयर को इस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है लू ज़ेंग के खिलाफ। तो पैट्रियार्च बोलता है नहीं, ये जो ड्रैगन की रोर थी ये कुछ और थी, ये ऐसी चीज थी जो कि ड्रैगन का स्पेयर कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक असली ड्रैगन आ गया है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो मिस लू ज़ेंग ने फैलाई होती है उसमें से बहुत खतरनाक एक ड्रैगन रोर सुनाई देती है, जिसकी वजह से जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बेहोश होने लग पड़ते हैं। वो रोर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो हुआ टियानमिंग होता है, पी टियानयाओ होता है, और उसके साथ हुआ टियानमिंग के साथ जो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक डिस्पल होता है, उनके लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे रोकने के लिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उस रोर को रोकने के लिए। एल्डर जू बोलता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो वांग युन का स्पेयर है वो ऐसी रोर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो पैट्रियार्च बोलता है कि ये स्पेयर से आवाज ऐसी आ ही नहीं सकती, ये तो ऐसी रोर थी जो कि एक ट्रू ड्रैगन ही निकाल सकता है। तो चैप्टर नंबर 48 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर जू बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, जो ड्रैगन्स है वो सिर्फ लेजेंड्स में होते हैं, वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। अभी तक किसी ने भी ड्रैगन को नहीं देखा है। जो 5 प्रोविंसेस हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बस इतना कंफर्म किया कि सिर्फ जो वीरेंस होते हैं वही पाए जाते हैं इस दुनिया में। तो पैट्रियार्च बोलते हैं कि जब हमारी फाइट हुई थी क्लाउड हॉल में 10 साल पहले, तो मैंने एक वीरेन को देखा था, पर ये जो अभी ड्रैगन रोर हमने सुनी ये बड़ी ज्यादा डिफरेंट लेवल पे थी। इसका ओरा सिमिलर है जैसे वांग युन की बोन स्पेयर में था, पर आप बोल भी कह सकते हैं जो डिमोनिक इनिशिएट की है ये हमारी साइट को ब्लॉक कर रही है। तो जो डिस्पेल भी होश हुए होते हैं उनके लिए जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आ जाता है, और जो पिल्स बांट रहा होता है उन सभी को, वो सभी को ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि लू ज़ेंग कहाँ पे है, लू ज़ेंग को क्या हुआ। फिर जो मिस्ट होती है वो गायब होने लग पड़ती है और हमें दिखाई देता है कि लू ज़ेंग बिल्कुल खड़ा होता है सीधे। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ी खुशी से लू ज़ेंग को आवाज डालता है। जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, लू ज़ेंग खड़ा कैसे है और वांग युन कैसे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। तो दूसरा डिस्पेल बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ अभी अभी। तो तीसरा डिस्पेल बोल रहे होते कि वांग युन ने तो अभी अभी बड़ा ज्यादा खतरनाक पावरफुल ड्रैगन रोर को रिलीज किया हुआ था, तो लू ज़ेंग बिल्कुल ठीक कैसे है। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख लेता है और सांस को बाहर छोड़ता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि वहाँ पे क्या हुआ था मिस्ट के अंदर। तो जब वांग युन ने उसकी तरफ अटैक किया था ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक का, तो लू ज़ेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया था। फिर लू ज़ेंग ने अपने दांतों को ग्रिट किया था और अपनी स्वॉर्ड से असली ड्रैगन रोर को रिलीज किया था जो कि उसके अंदर है। उस ड्रैगन रोर की वजह से जो वांग युन होता है वो भी वहीं पे बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर लू ज़ेंग जल्दी से अपनी डिमोनिक एनर्जी से जो स्पेयर होता है उसे पकड़ लेता है और जो उसे पिघला के एसेंस में क्रिएट कर लेता है और उसे खा जाता है, पर वो एक एसेंस की ड्रॉप को वहीं पे रहने देता है। जो ड्रैगन होता है वो उस एसेंस को ड्रिंक कर लेता है। कॉल्ड्रन में से 2 लाइटें निकलती हैं पर्पल कलर की, एक लू ज़ेंग की तरफ जाती है और एक वांग यान के हेड की तरफ जाती है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि अगर ये पर्पल लाइट नहीं होती जो कि तुम्हारी सोल को रिपेयर कर रही है तो तुम अभी पागल हो गए होते। मैंने तुमसे तुम्हारा बोन स्पेयर ले लिया है, पर उसके बदले मैंने तुम्हें पर्पल लाइट दे दी है जो कि तुम्हारी सोल को पावरफुल बना देगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा लुक क्या होगा जब तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारा स्पेयर गायब हो गया और ये सीन जो हुआ है। फिर लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है ड्रिजल पी का लू ज़ेंग यहाँ पे जीतता है। तो जो पैट्रियार्च होता है और एल्डर जू होता है वो वहाँ पे आ जाते हैं। लू ज़ेंग उन्हें ग्रीट करता है। पैट्रियार्च सोच रहा होता है कि जैसा मैंने फील किया था वैसा नहीं लग रहा मुझे, इसका ओरा जरा भी खराब नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ क्या है। एल्डर जू बोलता है लू ज़ेंग क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ अभी अभी, और ऐसा कैसे है कि जो वांग युन है वो नीचे ग्राउंड पे गिरा हुआ है। लू ज़ेंग स्माइल करता है और बोलता है कि एल्डर जू तुम मुझसे बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमेशा जो फाइट में एक पर्सन नीचे गिरा ही होता है, अगर वहाँ पे अभी वांग युन नहीं होता तो वहाँ पे मैं होता, सिंपल सी बात है। तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँ। तो एल्डर जू बोल रहा होता है कि मैं थोड़े इमोशंस के साथ क्वेश्चंस को पूछा था तो मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। तो लू ज़ेंग बोलता है मुझे भी पक्का नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। जब वांग युन मेरी तरफ अपने बोन स्पेयर को लेके आ रहा था तो उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रैगन रोर को यूज किया था और उसकी वजह से बड़ी ज्यादा अलग अलग तरह की रेनबो लाइट अपीयर हुई, और तब मैंने देखा जो वांग युन था वो नीचे फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ था और मुझे नहीं पता उस लाइट ने मुझे घेर लिया था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो सोल है वो स्ट्रॉन्ग हो गई। तो पैट्रिया सोच रहा होता है क्या वो लाइट ऑफ 7 स्टार ग्रास थी।
नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ईस्टर्न प्रोविंसेस में ऐसी चीज नहीं है, इस तरह की डिवाइन हब नहीं पाई जाती है। जो एल्डरजू और पैट्रियार्च उसको देख रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए लूजेंग की तरफ। लूजेंग बोलता है जो हुआ वो हो गया है, अब मुझे ये बताओ कि वांग युन ठीक है क्या? तो जो हेल्थ केयर का मेंबर होता है वो बोलता है कि पैट्रियार्च एल्डर वांग युन मुझे ठीक लग रहा है, वो सिंपली बेहोश हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ है। पैट्रियार्च अपने सिर को हिलाता है और जो हेल्थ वाला मेंबर होता है वो देख रहा होता है उनकी तरफ ध्यान से, वो आगे और कुछ नहीं बोलता है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है अभी। वेल शक तो हो गए लूजेंग के ऊपर जैसा उसने अभी अभी किया है। एल्डरजू बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ वांग युन की ताकि वो जाग पाए और हमें बता सके कि क्या हुआ है अभी अभी। थोड़ा टाइम के बाद वांग युन अपनी आंखें खोल देता है और बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। लूजेंग भी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो जैसे उठता है और बोलता है कि मेरे ड्रैगन स्पेयर कहाँ गया? एल्डरजू बोलता है वांग युन क्या तुमने अपनी जो स्पेयर है उसको अपनी स्पेशल रिंग में डाल दिया? तो वांग युन बोलता है नहीं मेरी स्पेशल रिंग में नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा ऐसे ड्रैगन स्पेयर कहाँ पे गायब हो सकता है? वो लूजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये लूजेंग का काम है। लूजेंग अपने सिर को हिला देता है और बोलता है मेरे पास नहीं है। एल्डरजू पूछता है कि वांग युन तुम हमें बता सकते हो कि क्या हुआ जब तुम लूजेंग से फाइट कर रहे थे और वो ड्रैगन रोर क्या थी? वांग युन बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है, जब हम फाइट कर रहे थे तब एक बहुत खतरनाक ड्रैगन रोर आई कहीं से और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं है। तो एल्डरजू बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे जो तुम्हारा ड्रैगन स्पेयर था वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया है, उसकी वजह से इतनी पावरफुल रोल सुनाई दी है सभी को। वांग युन बोलता है अच्छा तो ऐसा हुआ है। एल्डरजू बोलता है कि यही अब क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी ट्रुथ के लिए, क्योंकि और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम कि वो ड्रैगन रोर कहाँ से आई। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि तुम्हारा जो स्पेयर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ और उसकी वजह से रोर सुनाई दी सभी को। फिर वो दोबारा पूछता है उसको कि हाँ वांग युन तुमने क्या एक लाइट को देखा था जो तुम्हारे सिर में एंटर कर रही थी, रेनबो लाइट जैसी? तो वांग युन बोलता है रेनबो लाइट रेस वो क्या है अब? फिर एल्डरजू बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सोल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हुई है। फिर वांग युन सोचता है और अपनी आईज को क्लोज करता है। वांग युन बोलता है हाँ मेरे बोन स्पेयर तो गुम हो गया पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने नरिशमेंट दी है मेरी सोल को और मेरी सोल स्ट्रॉन्ग हो गई है। पैट्रियार्च थोड़ी सस्पिशन की नजरों से लूजेंग की तरफ देख रहा होता है। फिर थोड़ा टाइम के बाद जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि अब फाइनल फाइट की बारी है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लूजेंग पक्का ही फर्स्ट प्लेस ले जाएगा क्योंकि उसने तो वांग युन को भी हरा दिया है। तो दूसरे डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि अभी मुश्किल है ये बताना क्योंकि अभी हुआ टैनमिंग भी और पी टियानियाओ भी है और वो वीक नहीं है जरा भी लूजेंग से। तो जो ड्रिजल पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमारा ड्रिजल पीक पक्का ही टॉप 2 में से एक होगा। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि लूजेंग ब्रदर तो बड़ा ही अच्छा कर रहा है। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते कि हमारा पिल अलाउंस और हमारा फेम जो होगा वो दोबारा से बनेगा, जो हमें पिल्स मिलती थी वो हमें शायद ज्यादा मिलेंगी अब। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि पहले के टाइम में लूजेंग की बहन जो थी लुयान उसने मैनेज किया था यूनियो पीक को सेकंड प्लेस पे लाना, वो भी अपने आप अकेले। पर ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद लूजेंग उसका भाई उस मिरेकल को रिपीट करेगा। तो वो ओल्ड इंस्ट्रक्टर होता है जो लूजेंग को स्टार्टिंग में मिला जो कि टियानी पीक का होता है इंस्ट्रक्टर, वो सोच रहा होता है पुराने सभी एनकाउंटर्स को जब उसने लूजेंग को देखा था। वो सोच रहा होता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्टर सूने इसको बेनिफिट्स दिए हुए हैं, अगर मुझे पता होता ये ऐसा ऐसा कर सकता तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता लूजेंग को अपने पीक में लाने की। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि टियानी पीक हुआ टियानमिंग वर्सेस लूजेंग। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि चलो ये फाइनली हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खून खोल रहा है। जो क्यूंगिन सेक्ट के 2 मिरेकल्स है वो आपस में फाइट करने लगे हैं। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेगा? मैं सच्ची में उसकी स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसकी स्वॉर्ड कैसे दिखती है। हुआ टैनमिंग और लूजेंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। लूजेंग बोलता है कि शुक्र है मुझे फाइनली चांस मिल गया तुमसे फाइट करने का, मैं बड़े टाइम से इंतजार कर रहा था तुमसे फाइट करने के लिए, तब से जब से हमने वो मॉन्स्टर से फाइट की थी तब। हुआ टैनमिंग बोलता है सेम, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता था, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा ये एक दूसरे को जानते थे? तो एक बोल रहे होता है किसको क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ हुआ टैनमिंग की स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। तो एक और डिस्पल बोल रहा था हाँ अब ये शायद अपनी स्वॉर्ड को यूज करेगा। लूजेंग बोलता है कि तुमने अपने पूरे मैच में अपनी स्वॉर्ड को कभी यूज नहीं किया है। जो मैच को देखने वाले बाकी डिस्पल्स हैं वो बड़े ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हारी स्वॉर्ड को देखने के लिए। हुआ टैनमिंग बोलता है जैसे मैंने पहले बोला था मैं अपनी स्वॉर्ड को तब तक नहीं निकालूंगा जब तक मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लूजेंग बोलता है अब बताओ अब तुम्हें जरूरत है कि नहीं? तो हुआ टैनमिंग बोलता है हाँ अब मैं यूज करूंगा इसको। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। उस स्वॉर्ड पे खून के निशान होते हैं बड़े ज्यादा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं किस तरह की स्वॉर्ड है, इस पे तो जंग लगा हुआ है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये नॉर्मल स्वॉर्ड तो नहीं हो सकती। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है क्या हुआ टैनमिंग इस कचरे को लेके घूमता रहता था? तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो डाउट है कि वो नॉर्मल स्वॉर्ड को कभी भी अपनी पीठ पे लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि जितना वो स्ट्रॉन्ग है और जितना उसका नाम स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से स्वॉर्ड बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लूजेंग बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में लियान की सेक्ट की टेक्निक्स में पढ़ा है, ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड है
जिसमें जो ये खून के निशान होते हैं वो कभी फेड नहीं होते, हजारों सालों तक भी। फिर लू ज़ेंग बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड का नाम है स्ट्रीमिंग लाइट और ये एक लो टायर इमोर्टल वेपन है। ये जो ब्लेड है इसे कुछ ही टाइम हुआ है फोर्ज किए गए। हुआ टियानमी बोलता है हाँ मैं रिमेम्बर करता हूँ, ये वही लास्ट स्वॉर्ड है ना जो चे डोजी ने फोर्ज की थी, बट ये सैडली फिनिश नहीं कर पाया था वो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे फिनिश किसने की है। लू ज़ेंग बोलता है कि मैंने इसे फिनिश किया जब मैं लास्ट टाइम जान हुआ पीक में था। तो हुआ टियानमी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि तुमने इसे खुद फोर्ज किया है। लू ज़ेंग बोलता है हाँ। वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा के बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को सभी को दिखा देता है और फिर लू ज़ेंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। हुआ टियानमिंग बोलता है मुझे याद है ये जो है ये चे डोजी की लास्ट स्वॉर्ड थी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये स्वॉर्ड किसने कंप्लीट की है, क्या तुम मुझे बता सकते? तो लू ज़ेंग बोलता है ये स्वॉर्ड मैंने कंप्लीट की है। हुआ टियानमिंग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने कंप्लीट की है। तो लू ज़ेंग बोलता है हाँ मैं फाइट के लिए बड़ा ज्यादा बेताब हूँ, तो चलो फाइट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग एक रिफाइनर भी है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये पक्का बकवास कर रहा है, हर एक बंदे की एक लिमिट होती है, कोई इतना भी अच्छा नहीं होता कि हर चीज में परफेक्ट हो। ये आगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अब खुद को रिफाइनर भी बोल रहा है इमोर्टल टायर वेपन तक रिफाइन करने के लिए, ये कुछ ज्यादा फेंक रहा है। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कोई भी कहीं से भी कर दे। ट्रुथ बाहर आ जाएगा जब हम जान हुआ पीक के डिस्पल्स को पूछेंगे। पैट्रियाज भी सभी को सुन रहा होता ध्यान से और फिर एल्डर ज़ू की तरफ देखता है। एल्डर ज़ू बोलता है कि मैं किसी को भेजता हूँ जान हुआ पीक में ताकि वो पता कर सके। तो पैट्रियाज बोलते है कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट है वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो एल्डर ज़ू बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि लू ज़ेंग के वर्ड्स पे। तो पैट्रियाज बोलता है ये जो बच्चा इसने इतने ज्यादा सरप्राइजेस आगे शो कर दिए हैं, मैं इसकी हर कही हुई बात को बिलीव करूंगा। अगर ये भी बोल दे कि ये एक रीइंकार्नेशन एक इमोर्टल का, तो मैं वो भी मान लूं। एल्डर ज़ू सुन रहा होता बड़े हैरान होके इसको। तो पैट्रियाज बोलता है कि एल्डर ज़ू मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जो लू ज़ेंग की करंट एबिलिटीज है अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी हेल्प करूंगा तो ये बड़ी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को पा पाएगा क्लाउड होल में, जिसकी वजह से मेरे को बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि मैं 16 साल की एज में स्काई रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसकी वजह से कोई भी पर्सन एडमायर करने के लिए नहीं बचा था ईस्टर्न प्रोविंसेस में। मैंने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था और मैं थोड़ा बहुत एनलाइटेंड हुआ था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए 10 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गया था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए। जो पीटीएन है वो फर्स्ट है और लू ज़ेंग तुम सेकंड हो। मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा इस राउंड में। फिर लू ज़ेंग बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हुआ टियानमिंग होता है वो स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं ये एडमिट कर सकता हूँ जो हुआ टियानमिंग की स्वॉर्डमैनशिप है वो मेरे से ज्यादा अच्छी है। फिर लू ज़ेंग भी हुआ टियानमिंग की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं पर वो एकदम से एक दूसरे को डॉज कर लेते हैं स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इनकी मूवमेंट तो बड़ी ज्यादा प्यारी है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता हूँ इस लेवल पे तो कोई भी स्काई रेलम का डिस्पल मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है औकात में रहो। इस तरह के स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट के लिए एनलाइटेंड होना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे वो? फिर हुआ टियानमिंग हवा में कूदता है और लू ज़ेंग की तरफ अपनी किक करता है। उस किक से वजह से एक स्वॉर्ड का स्लैश लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टियानमिंग के हर एक मूव से स्वॉर्ड का स्लैश जा सकता है उसकी बॉडी से। लू ज़ेंग की तरफ स्लैशेस आ रहे होते हैं तो फिर लू ज़ेंग बोलता है ये सही था। फिर लू ज़ेंग भी वैसे ही करता है और जो स्लैशेस होते हैं हुआ टियानमिंग के साइड से आते हुए वो लू ज़ेंग भी उनको काउंटर कर देता है अपने स्लैशेस से। फिर हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक मूव को यूज करता है स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू और लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है अच्छा ये है हेवन स्वॉर्ड, ये हेवंस की पावर को उधार ले सकता है। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी ये एक उधार ली हुई पावर है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। लू ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको रोक लेता है। लू ज़ेंग अपने स्वॉर्ड से स्लैश करता है हुआ टियानमिंग के साइड पर। हुआ टियानमिंग उसे डॉज कर लेता है नीचे झुक के। फिर हुआ टियानमिंग लू ज़ेंग की तरफ करने लगा होता है अटैक पर। लू ज़ेंग भी उसे रोक लेता है अपनी स्वॉर्ड से। वो बार बार एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे होते हैं पर डॉज भी कर ले रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं तो ऐसे बड़ा कुछ लर्न कर सकता हूँ इस बैटल से। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप में ब्रेक थ्रू कर सकता सिर्फ इस बैटल को देखने से ही। फिर ऐसे हुआ टियानमिंग और लू ज़ेंग के बीच में फाइट कंटिन्यू होती रहती है और जो मूव्स होते हैं वो 50, 100 और 150 मूव तक एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। वो टियानमिंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपने सिर्फ स्वॉर्ड मूव से ही लू ज़ेंग को हरा सकता हूँ। फिर वो नीचे एक जगह खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक यूज करने लगा होता है। वो बोलता है कि शाइनिंग स्वॉर्ड के सामने जो लाइट और डार्कनेस है वो भी कट जाती है। मैं कोई विलन नहीं हूँ और जो मेरी पाथ है वो राइटसनेस की है। मैं हर बार जो काम करता हूँ वो सही करता हूँ। फिर वो अपने मूव्स को एक मूव में कन्वर्ट कर देता है जो कि मूव्स होते हैं स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली
हेवनली स्टार, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली जेड, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली पर्ल, 4 स्वॉर्ड स्टाइल कंबाइन एज वन। और ये सारे स्वॉर्ड स्टाइल्स होते हैं कंबाइन हो जाते हैं। जो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं 4 स्वॉर्ड्स, ये तो 4 स्वॉर्ड्स हैं, इसने क्या एक्चुअली कंबाइन कर दी हैं। दूसरा डिस्पल बोलता है कि जो टेक्निक है एक बुक में हेवनली स्वॉर्ड, उसमें जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं और मेरी फैमिली के पास भी है एक। जितने भी पास्ट 800 साल थे उनमें कई बंदों ने ट्राई किया था उसको मास्टर करने के लिए इस टेक्निक को। मुझे नहीं लगता कि हुआ टियानमिंग इसको कर पाएगा, क्योंकि ये पहला ही बंदा होगा जो इन 4 स्वॉर्ड्स टेक्निक को एक करने में कामयाब होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि लू ज़ेंग जो है वो ट्रबल में है, क्योंकि जो हुआ टियानमिंग वो हेवंस की पावर को उधार ले रहा है। इस हिसाब से लू ज़ेंग कैसे जीत पाएगा। फिर हुआ टियानमिंग अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और जो उसका ऑरा होता है वो पूरे आसमान में फैल रहा होता है ब्लू कलर का। उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि डिस्पल्स को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो भी अपनी आंखें क्लोज कर देते हैं। वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर देता है। लू ज़ेंग अपनी आईज क्लोज करके खड़ा होता है और बोलता है कि ये स्ट्राइक तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको काउंटर करने के लिए। वो अटैक होता है वो लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लू ज़ेंग अपनी आंखों को खोल देता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक उधार ली हुई पावर ही है, पर ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एनर्जी बड़ी ज्यादा है। स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर लेता है और सोचता है कि हाँ मुझे आइडिया मिल गया, मैं भी अपनी पावर ऑफ स्टार को और अपने बेसिक स्वॉर्ड मूव्स को एक करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को बना सकता हूँ। फिर लू ज़ेंग भी हुआ टियानमिंग के साइड अटैक कर देता है। उन दोनों अटैक का बहुत बड़ा क्लैश होता है, वो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं ऐसे अटैक करते वक्त। उस क्लैश की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस अटैक के बाद डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये मूव तो लू ज़ेंग का बड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसने हुआ टियानमिंग के अटैक को नॉकआउट कर दिया। तो एक डिस्पल बोल रहे होते क्या ये था लू ज़ेंग का ट्रम्प कार्ड, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना था। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते कि ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग फर्स्ट प्लेस ले जाएगा। तो फिर हमें हुआ टियानमिंग दिखाई जाता है जिसके मुंह से खून निकलाया होता है, वो अपने मुंह को साफ करता है। हुआ टियानमिंग सोच रहा होता है कि इसके पास स्टार्स की पावर कैसे है और ये उधार ली हुई पावर नहीं है, ये क्या इसकी इनिशिएट एनर्जी है। इस तरह की एनर्जी तो ईस्टर्न प्रोविंसेस में पाई नहीं जाती है। हुआ टियानमिंग बोलता है कि पूरे इंटायर ईस्टर्न प्रोविंसेस में मेरा जो ओपोनेंट है वो सिर्फ पीटियानियाओ था, मेरे पास सिर्फ 50% चांस थे जीतने के उसके अगेंस्ट में, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं उसे हरा सकता था अगर मैं सेलेस्टियल रेलम में ब्रेक थ्रू कर पाऊं। पीटियानियाओ भी इसको सुन रहा होता है। फिर हुआ टियानमिंग बोलता है कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि ये मेरे को रोक पाए, जो मेरा गोल है वो पूरी दुनिया में पैर रखना और वहाँ पे अलग अलग चीजों को और अलग अलग बंदों से फाइट करना है। पर मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करने से पहले किस्मत ने मुझे तुमसे मिलने दिया लू ज़ेंग। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि तुम बड़े ज्यादा गिफ्टेड हो और जो हेवंस ने तुम्हें मेरे लिए सेंड किया है ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, तो इसलिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। फिर हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर लेता है और उसके फोरहेड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। हुआ टियानमिंग बोल रहा था ये जो मूव है इसको मैं पीटियानियाओ के लिए सेव कर रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें हराने के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। फिर जो मार्क होता है उसके फोरहेड से वो टूट जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है। जो पूरी तरह से इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। वो बोल रहा था कि स्वॉर्ड के सामने जो स्काई होता है उसको भी कटना पड़ता है, जो मेरी बात है वही इस नेचुरल ऑर्डर को सेट करेगी। तो उसके अटैक की वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से हवा चलने लग पड़ती है। पीटियानियाओ बोल रहा था कि हवा चल रही है। हुआ टियानमिंग की जो स्वॉर्ड होती है वो पूरे बादल को कंट्रोल कर रही होती है, हवा को कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ले आता। लू ज़ेंग बोल रहा था कि हुआ टियानमिंग मेरे जो मार्शल आर्ट्स है वो तुमसे जरा भी कम नहीं है और मैं भी मार्शल आर्ट्स की पीक को देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं बड़ी जल्दी और उस अटैक से जरा भी नॉइस नहीं सुनाई देती है किसी को भी, वो बिल्कुल ही नॉइसलेस अटैक होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 49 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लू ज़ेंग और हुआ टियानमिंग एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर देते और जब उनका अटैक एक दूसरे से क्लैश होता है तब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। तो चैप्टर नंबर 50 की स्टार्टिंग होती है। डिस्पल्स बोल रहे होते कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन कहाँ गया, क्या ये ऐसे बकवास कर रहे थे। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था क्या इन्होंने ऑन पर्पस किया, इतना ज्यादा वेट किया इन्होंने एक अटैक करने के लिए। जो मोयूजिन होती है वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और कांप रही होती है। पीटियानियाओ बोल रहे होते कि जूनियर सिस्टम हो, तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो गलत नहीं बता रही है तुम्हें। ये दोनों फुल स्वॉर्ड इंटेंट तक पहुंच गए हैं। मोयूजिन बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से कांप रही होती है, उसे बड़ा ज्यादा डर लग रहा होता है। पीटियानियाओ बोल रहे होते कि वो दोनों मेरे से फाइट करेंगे ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, इसमें कोई रश नहीं है। पैट्रियाच बड़ा ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा था इन दोनों ने एनलाइटमेंट को पा लिया स्वॉर्ड इंटेंट की, वो भी सेम टाइम पे। एल्ड्रेज़ू बोल रहा होता है तो अच्छा इसलिए कोई साउंड सुनाई नहीं दी है किसी को भी। पैट्रियाच हंस रहा होता है। फिर वो बोल रहे होते कि इन्होंने जो नॉइस है उसको एलिमिनेट कर दिया है। पैट्रियाच बोल रहा होता है इन्होंने नॉइस को गायब नहीं किया है, इन्होंने जो है जो इनके अराउंड स्पेस है उसको ही मोड़ दिया है और जैसे स्पेस मोड़ा तो उसने सारी साउंड को अपने अंदर खींच लिया। फिर लू ज़ेंग और हुआ टियानमिंग बैठ जाते हैं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते ये दोनों क्या कर रहे हैं, कौन जीता, क्या ये फाइट करेंगे अब की नहीं करेंगे।
तो दूसरे डिस्पेल बोल रहे थे ये बड़ा ज्यादा अजीब है। उन्होंने एक ही बार एक दूसरे की तरफ अटैक किया, फिर ये मेडिटेट करने लग पड़े और कल्टीवेट करने लग पड़े। तो जेरेफरी होता है हवा में, वो बोल रहा होता है कि चुप रहो। लू ज़ेंग और हुआ टानमिंग जो है वो एनलाइटमेंट की प्रोसेस में है। जो भी नॉइस मचाएगा उसको क्यूंगन सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लू ज़ेंग ने अपनी आईज क्लोज की होती है। जब वो अपनी आईज को ओपन करते तो वो अपने आप को एक प्लेस पे पाता है जहाँ पे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये स्वॉर्ड कहाँ से आई, और वो सोच रहा होता है कि क्या होगा अगर मैं इन सभी स्वॉर्ड्स को खा जाऊंगा। तो यहाँ पे तो जुआन, लिंग और इमोर्टल टायर वेपन्स भी हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर सकता हूँ। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है कि ये स्वॉर्ड तो मुझे डिवाइन वेपन लग रही है। फिर लू ज़ेंग उस स्वॉर्ड को निकालने लगता है। लू ज़ेंग बड़ा ज्यादा जोर लगा रहा होता है पर वो निकल नहीं रही होती है। लू ज़ेंग फिर अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके निकालने की कोशिश करता है पर वो फिर भी नहीं निकलती है। तो फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है कि ये स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन है और ये एक होली प्लेस है हर स्वॉर्ड मैन के लिए। तुम बड़े ज्यादा लकी हो कि तुम्हें चांस मिला यहाँ पे आने के लिए। और जो स्वॉर्ड्स हैं ये प्रोजेक्शंस है जो स्वॉर्ड मैन्स हैं उनकी स्वॉर्ड की। पूरी दुनिया में स्वॉर्ड मैन होते हैं, ये उनकी स्वॉर्ड्स हैं यहाँ पे। अगर ये जुआन टायर वेपन भी होगी फिर भी तुम इसे नहीं निकाल पाओगे। लू ज़ेंग पूछता तुम कौन हो, तो वो आवाज बोलती कि मैं कौन हूँ। वो हंसता है फिर और बोलता कि मैं तुम्हारे माइंड में हमेशा था और तुमने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया। तो लू ज़ेंग बोलता ग्रीन ड्रैगन, क्या तुम ग्रीन ड्रैगन हो? फिर लू ज़ेंग को ग्रीन ड्रैगन दिखा देता है और वो बोलता कि हाँ मैं ग्रीन ड्रैगन हूँ जो कि तुम्हारे माइंड में हूँ। लू ज़ेंग बोलता कि रूल्स क्या स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन के, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है कि जो स्लॉटरिंग होता है, मारना और काटना होता है, वो हर बार बुरा ही नहीं होता है। अगर उसे सही तरीके से यूज करें तो उसको जस्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तुम्हारा जो टास्क है वो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्लाइंब करना है इस माउंटेन को और अपनी स्वॉर्ड को गार्ड देना है। लू ज़ेंग बोल रहा था कि ये स्वॉर्ड्स दूसरे पीपल के द्वारा यहाँ पे डाली गई हैं। तो ड्रैगन बोलता है ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी बड़ा। अगर तुम्हारे पास एबिलिटी यहाँ पे स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने की तो दूसरों के पास क्यों नहीं होगी, पर तुम कितना ऊंचा पहुंच सकते हो इस माउंटेन में वो डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटीज पे। लू ज़ेंग बोलता है कि चढ़ना ही है तो इसमें हार्ड क्या होगा? ड्रैगन हंसता और बोलता है हार्ड, चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। हाँ और ऑफ कोर्स अगर तुम ज्यादा ऊपर जाओगे तो तुम्हें अच्छे ज्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। फिर लू ज़ेंग थोड़ा सा चलता है और जो स्वॉर्ड्स होती हैं उनसे इंटेंट रिलीज होने लगता है और लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड इंटेंट है, क्या ये लो ग्रेड जुआन टायर वेपन्स के मास्टर्स रिलीज कर रहे मेरी तरफ? इन्होंने स्वॉर्ड इंटेंट को सिर्फ मैरो रिफाइनिंग स्टेज में ही लर्न कर लिया था। फिर लू ज़ेंग भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और अपना स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है जो कि होता है शैटरिंग स्वॉर्ड इंटेंट, और बाकी स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उन स्वॉर्ड में से छोटी छोटी लाइट्स आ रही होती हैं उसकी तरफ। लू ज़ेंग बोल रहा होता है चमकने वाली उड़ने वाली चीजें क्या है? तो ड्रैगन बोलता है ये जो ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं ये स्पिरिट्स हैं जो कि इन स्वॉर्ड में है। ये स्वॉर्ड में इसलिए होती है ताकि स्वॉर्ड के पास उसका अपना माइंड हो सके। ये जो होता है ये थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप होता है और फिर एक बड़ी स्वॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार ये पार्टिकल्स तुम्हें ज्यादा अमाउंट में मिल जाए तो तुम अपनी स्वॉर्ड बॉडी को भी ग्रो कर सकते हो। लू ज़ेंग माउंटेन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे आगे बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिल गया है। जो स्लॉटर माउंटेन है ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है चढ़ने के लिए जैसा मैंने सोचा था। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम अभी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट कुछ ज्यादा हाई नहीं है। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो लिमिट होगी वो इस माउंटेन के हाफ पोजीशन तक होगी क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में आने के लिए, और ये ठीक भी है तुम्हारे हिसाब से। लू ज़ेंग सोच रहा होता है नहीं मैं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को पुट नहीं कर सकता, मुझे आगे जाना है। फिर एक स्वॉर्ड वाइब्रेट कर रही होती है। लू ज़ेंग सोचता है ये तो एक इमोर्टल स्वॉर्ड है। फिर उस स्वॉर्ड में से एक स्वॉर्ड बॉडी बाहर आ जाती है जिसको हम स्वॉर्ड स्पिरिट भी बोल सकते हैं। वो लू ज़ेंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब क्या स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन में स्पिरिट्स भी होती हैं? तो जो ड्रैगन होता है बोलते नहीं ये एक स्पिरिट नहीं है, ये एक मैच्योर स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसको तुम मारोगे तो तुम्हें भी स्वॉर्ड स्पिरिट एसेंस मिलेगा। फिर लू ज़ेंग उससे फाइट करने पड़ता है। लू ज़ेंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा असलियत में। फिर लू ज़ेंग स्लैश कर देता है उसकी साइड और जो स्पिरिट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो स्पिरिट का एसेंस होता है वो लू ज़ेंग की तरफ आ जाता है। फिर ऐसे लू ज़ेंग फाइट करता रहता है अलग अलग स्पिरिट से जो की होती है टाइगर, स्नेक और क्रोकोडाइल जो की हिप्पोपोटामस की तरह लग रहा है। लू ज़ेंग थक के नीचे बैठ जाता है और जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि वो बच्चे तुम्हें फील हो रहा है जो तुम्हारे अंदर एसेंस किया है, तुम इतने भी बुरे नहीं, तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए हो। अब तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे ग्राउंड में डाल देना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्लॉटर स्वॉर्ड माउंटेन के साथ एक हो जाओगे और तुम्हारे पास इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनको तुम काउंट भी नहीं कर सकते हो। तो लू ज़ेंग बोलता है यहाँ पे डालना, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे टॉप पे डालनी है अपनी स्वॉर्ड। ड्रैगन बोलता है टॉप पे, फिर वो हंसता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रेंथ ही होती है लास्ट में जो कामयाब होती है इस दुनिया में। ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम कितना ज्यादा किसी चीज को करना चाहते हो, पर तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम उस चीज को नहीं कर सकते। तो लू ज़ेंग अजीब सा मुंह बनाता है और बोलते नहीं मुझे करना ही है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर लू ज़ेंग आगे बढ़ता रहता है और एक स्वॉर्ड की तरफ देखता है। लू ज़ेंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे लो ग्रेड जुआन टायर स्वॉर्ड्स क्या कर रही हैं। लू ज़ेंग बोलता है देखो ड्रैगन मैं बोल रहा था ना कि मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कोई अपने लो ग्रेड जुआन टायर स्वॉर्ड को भी लेके आया है। तो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये बताऊं इसलिए क्योंकि ये याओ ये क्लैन का है,
ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि वो एक लो ग्रेड ज्वान टायर वेपन को यहाँ पे ला सकते हैं। जो पीपल होते हैं याओ क्लैन के वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका जो क्लैन है वो बड़ा ज्यादा डेंजरस और डरावना है। जब एक बच्चा पैदा होता है याओ क्लैन का तो उसकी की जो होती है वो ह्यूमन स्काई रेलम के कल्टीवेटर के बराबर होती है और उनके पास बचपन से नेचुरल स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि नेचुरल स्पिरिट होती है बचपन से और स्काई रेलम में होते हैं वो। तो जो ड्रैगन होते हैं वो बोल रहे होते कि ये जो दुनिया ये बहुत बड़ी है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इमेजिन ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई क्लैन है जो कि याओ क्लैन की तरह स्ट्रॉन्ग है तो फिर तुम ये सोच ही सकते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है। पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जितना तुम्हारा टैलेंट और लक है मुझे लगता है कि तुम इससे ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स को पा सकते हो। लूजंग को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि इस बच्चे की जो विल है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा है और या फिर मैं इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। लूजंग बोलता है ग्रीन ड्रैगन, तुमने जैसा बोला कि मैं एक बड़े ज्यादा लो स्टेटस में पैदा हुआ हूँ और तुमने ऐसा बोला कि मैंने कुछ अचीवमेंट्स पाई हैं किंग सेक्ट में, पर मैं इन अचीवमेंट से खुद के ऊपर प्राउड नहीं फील करूंगा। मैं यहीं पे नहीं रुकूंगा, मैं और रेस्ट नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा हमेशा। जो ड्रैगन होता है वो सोच रहा था कि बच्चा बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर ये ऐसा ही है तो मुझे लगता है कि मैं अपने बाकी के भाइयों को भी उठा सकता हूँ, पर चलो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, देख ही सकते हैं इसको। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता और एक स्वॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्ड हिल रही होती है बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से और एक स्वॉर्ड इंटेंट का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कोई भी स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, क्या ये स्लैश सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से आया? फिर लूजंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस सिंगल स्लैश के लिए बड़ा ज्यादा स्लैशेस कर देता है और उसे तोड़ देता है। वो स्वॉर्ड फिर भी कांप रही होती है तो लूजंग सोच रहा होता है बड़ा ज्यादा अजीब है, ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कांप क्यों रही है? फिर वो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट होने लग पड़ती है किसी चीज में। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि ये जो स्पिरिट है स्वॉर्ड की एक ह्यूमन की शेप ले रही है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लग पड़ती है और लूजंग सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक फॉर्म को ले रही है। फिर बाद में वो स्वॉर्ड पूरी तरह से एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। भाई क्या ही लग रही है। लूजंग सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में। वेल क्या बोल रहे हैं। लूजंग बोल रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट ये सुंदर सी वुमेन क्यों बन गई है। ड्रैगन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट जो है एक लड़की है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मास्टर लॉन्ग स्वॉर्ड योए क्लैन की। लूजंग बोलता है सच्ची? पर ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है योए क्लैन के सोल्जर्स और जनरल की, ये तो बड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल है इंसानों के मुताबिक भी। भाई लूजंग भी पिघल रहा है। लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब, ये लड़की कहीं पे जिंदा होगी? तो ग्रीन ड्रैगन बोलता है हाँ, जो मास्टर्स हैं यहाँ पे हर एक स्वॉर्ड के जो कि स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में है वो सभी जिंदा है। जो मर जाते हैं उनके ब्लेड जो होते हैं वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में चले जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। अगर इस लड़की की स्वॉर्ड यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कहीं पे जिंदा होगी इस वर्ल्ड में। लूजंग बोलता है अच्छा ये स्वॉर्ड स्पिरिट योए क्लैन की किसी की है तो मैं इसको योए बोलूंगा। वो लड़की होती है वो उसकी स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड में एक अलग ही गोल्डन और रेड कलर का ऑरा फैल रहा होता है और उसकी पूरी स्वॉर्ड को सराउंड कर रहा होता है। फिर लूजंग आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उसे बड़ी ज्यादा स्वॉर्ड दिखाई देती है ऊपर माउंटेन के ऊपर। तो वहाँ पे उसे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है ब्लू कलर की जो कि ग्लो कर रही होती है। लूजंग बोल रहा होता है कि ये तो एक डिवाइन वेपन है। लूजंग उसकी साइड देखने लगता है तो फिर वो जो स्वॉर्ड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक इंसान में। लूजंग बोलता है ये एक और डिवाइन स्वॉर्ड है पर इसकी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो रेगुलर डिवाइन स्वॉर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देता है। वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही थी कि तुम एक स्काई रेलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो और तुम होली स्लोटर स्वॉर्ड माउंटेन में पहुंच गए हो। लूजंग बोलता तुम एक सिर्फ स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट में। तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती हो बच्चे रुक जाओ, यहाँ पे ये कोई प्लेस नहीं है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते। और लूजंग बोलता मेरा कोई गोल नहीं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को डालने का, मेरा जो गोल है वो इससे भी ऊपर जाना है। तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती है इससे ऊपर, मेरा जो गोल था वो भी पे लगाना था उस स्वॉर्ड को, पर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पास कर पाओगे? लूजंग बोलता वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। फिर वो एक दूसरे से फाइट करने लग पड़ते हैं। जो स्पिरिट होती है वो बोल रही होती है कि ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो सिंपल ही है पर बड़ी ज्यादा अच्छी तरह से रिफाइन की गई है, उनमें कोई भी गलती नहीं है और ऊपर से तुम एक छोटे से स्काई रेलम के सेकंड लेयर के बच्चे हो। लूजंग बोलता है इसका क्या मतलब, मैं स्काई रेलम सेकंड लेयर में हूँ तो इसका क्या मतलब मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ? तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो जिसके पास थोड़ी सी आत्मा का हिस्सा है। मेरे पास भी स्वॉर्ड स्पिरिट है और मैं ऊपर से यहाँ पे भी हूँ अपनी पूरी सोल के साथ, तुम क्या सोचते तुम मुझे हरा पाओगे? तो वो स्वॉर्ड स्पिरिट बोलती हो पागल बच्चे, मैंने ऑलरेडी लर्न कर ली है बड़े ज्यादा स्वॉर्ड्स को, वो भी 100 सालों तक, और ये काफी है तुम्हें डिफीट करने के लिए। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है जिसका नाम होता है फ्लैश फ्रीज और बोलता है कि मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगा एक आइसक्रीम की तरह, और वो अटैक लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है यही टाइम है योई स्वॉर्ड स्पिरिट की पावर को आजमाने का। फिर लूजंग भी उसकी तरफ अपना स्वॉर्ड स्लैश कर देता है और उसका मूव गायब हो जाता है स्वॉर्ड स्पिरिट का। स्वॉर्ड स्पिरिट बोल रही थी पॉसिबल नहीं है, तो
तुम्हारा इतना ज्यादा ब्लड लस्ट वाला ओरा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लुजंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट गायब हो जाती है। वो स्वॉर्ड द्वारा माउंटेन में लग जाती है और उसका सेंस लुजंग के पास आ जाता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 50 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।